हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो एसएससी जीडी का सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 15 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 16 का डिस्कशन करेंगे। ठीक, सेट 16 का डिस्कशन होगा। टोटल जो है ये अभी तक जो भी 15 सेट हुआ है, सबका जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए। सब टोटल 15 सेट अभी तक डल चुका है। सब डेट वाइज जो है एग्जाम का डला हुआ है। अब इस जो है जो इस 16 नंबर सेट है, इसमें 8 तारीख का हम लोग का 8/12/2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जो बुक है, इसमें टोटल एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है 2021 का। ये आपका हम लोग कर रहे हैं। ये आपका जो 22-23 वाला एग्जाम हो रहा है, अभी चलेगा, अब स्टार्ट होगा 10 तारीख से। उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होगा। मैथ के टोटल क्वेश्चन को हम लोग इसमें कर रहे हैं, जो कि 51 से 75 तक इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर करिए, ताकि वो लोग भी आए और सीखे ज्यादा से ज्यादा। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 51 नंबर। एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 70 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 70 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समचतुर्भुज का मतलब होता है ना कि सभी चारों भुजाएं बराबर होती है। सभी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो जैसे ये 148 इसका परिमाप है, तो इसको 4 से भाग लगा दीजिए, यानी 4 3 12, 4 7 28। सब भुजा इसका 37 है, 37 हो गया। ये भी 37, ये भी 37, ये 37, ये भी 37। चारों भुजा इसका क्या होता है, बराबर होता है। और इसका विकर्ण दिया हुआ है, कोई भी विकर्ण मान लीजिए। जैसे मान लीजिए यही विकर्ण मान लेते हैं। तो ये विकर्ण दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि इसका एरिया क्या होगा। देखिए, इसका एरिया निकालने का ना बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं ना, कि इसमें जैसे ये जो त्रिभुज है ना, तो दो गो त्रिभुज बन रहा है, एक इधर एक इधर, दोनों सेम तरह का त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसे गुणा कर देंगे, डायरेक्ट इसका एरिया निकल जाएगा, आसान रहेगा। तो एरिया इज इक्वल टू, अब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बन रहा है, विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो विषमबाहु त्रिभुज का एरिया आपको पता ही होगा कि एरिया होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सबसे आसान हो जाएगा इसी से। एस सबसे पहले निकाल लीजिए। एस एस बराबर, भुजा जोड़ दीजिए, 7 7 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। अच्छा, एस एस तो नहीं दिया ना, इसका नहीं दिया। 7 7 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, और 7 3 10, 7 17 1 18 हो जाएगा। 17 1 18 और बट्टा 1 मिनट रुक जाइए। 7 3 10, 3 13 ना हुआ, 13 और 1 14, 144 हो जा रहा है। तो 144 का आधा कितना हो गया, 72 हो गया। अब देखिए कुछ नहीं है, एरिया निकालेंगे तो अंडर रूट 72 एस और एस माइनस ए, यानी कि 72 में से 70 गया 2 हो जाएगा। और फिर एस माइनस 37 करिएगा, यहाँ से 37 घटा दीजिए आप 72 में से, तो 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 35 हो जा रहा है। 35 गुणे 35, 2 35 आएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया। 72 दुना 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा, और ये इधर 35 हो जाएगा, यानी 12 25 60। अब 12 तिहाई 36 और 6 42। अच्छा है, एक एक चीज देखिए, ये 2 से गुणा भी ना करना होगा। इस दो गो त्रिभुज है ना, तो 2 से इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा डायरेक्ट आपका। जैसे 35 दूना 70 गुणे 12, तो 12 7 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी इज द राइट आंसर। डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझे कि नहीं बताइए। अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। जो हम लोग का सम ये होता है सम चतुर्भुज, जो सम चतुर्भुज होता है इसका सभी भुजाएं बराबर होती है। 37 37 37 निकाल लिए, इसका परिमाप 148 दिया था। एक विकर्ण दिया हुआ था, तो ये त्रिभुज जो बन जा रहा है विषम बाहु, तो विषम बाहु त्रिभुज का एरिया होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो ये एक का एरिया निकल गया, ये एक का, ये पूरा 2 से गुणा कर लेंगे तो पूरे ये चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा 840। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
45,000 से 48,150 रुपया हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? एक मतलब कि ये जो है ना प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, तो पहले वृद्धि निकालिए, तो 0, 5, एक ही हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 3150 जो है बढ़ जा रहा है। ठीक, किस पर? तो 45,000 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये भी जीरो खत्म, और 8 से कट जाएगा क्या? 7 से, 7 5 35 कर 5 8 से 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 31 हो जाएगा। यानी कि 7% का वृद्धि हो रहा है, 7% का वृद्धि हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है हम लोग का। कोई दिक्कत है इसमें? आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए पेपर नंबर कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जैसे देखिए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका सिक्कों का अनुपात यहाँ दिया हुआ है। सिक्का का रेशियो दिया हुआ है क्या? तो 9:5, 9:5 दिया हुआ है। ठीक, रखा हुआ है। जिनकी कुल राशि मतलब रुपया, इस जो बैग में है ना टोटल 207 रुपया रखा हुआ है। पर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखिए कुछ नहीं है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ये जो रुपया में सिक्का दिया है ना, तो इसको रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए, चूंकि हमें ये यहाँ टोटल रुपया दिया हुआ है। जैसे 50 पैसा के अगर 9 गो सिक्का है आपके पास, तो 4.5 रुपया हो जाएगा आपके पास। अब 25 पैसा के 5 गो सिक्का है ना, तो 1 रुपया 25 पैसे हो जाएगा, 1.25। तो मेरे हिसाब से ये टोटल देखिए कितना रुपया हो जा रहा है, तो 5 रुपये 75 पैसे हो जा रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया है कितना? 207 दिया हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 207 बटा 5.75, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100 हो जाएगा। अब कटाइए तो 25 दूना 50, 25 तेईं 75 हो जा रहा है, ये 25 चौके 100, 23 से कटा लेंगे तो ये कितने मत में कट जाएगा? 3 9 27, 9 मत में कट जा रहा है, यानी 9 चौके 36। एक यूनिट का वैल्यू हमारा 36 यूनिट आ जा रहा है। ठीक, 36। तो पूछा क्या है आपसे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 गुणे 36 कर लीजिए, 9 छके 54 का 4 हासिल 5, 29 27 और 5 32 हो जाएगा, 324 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार और समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। 50 पैसे के 9 गो सिक्के हैं, 25 पैसे के 5 गो सिक्के हैं। ठीक, तो 50 पैसा के 9 गो सिक्का है तो 4.5 रुपया हो जाएगा, 25 पैसा के 5 गो सिक्का है तो 1 रुपया 25 पैसे हो जाएगा। टोटल रुपया मेरे हिसाब से 5 रुपये 75 पैसा, क्वेश्चन के हिसाब से इतना रुपया हो गया, तो एक यूनिट का वैल्यू यहाँ 36 हो गया। तो सिक्का पूछेगा तो सिक्का में रखेंगे, रुपया पूछेगा रुपया में रख लेंगे। तो ये बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 9 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू, ये एक यूनिट का वैल्यू 36 आया, तो 9 यूनिट का वैल्यू 36 गुणे 9 यानी कि 324 हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। वह संख्या क्या है जिसे 39, 52, 60 से भाग देने पर 30, 43, 51 शेष बच रहा है? तो सबसे पहले यहाँ समान अंतर देखिए ना, समान अंतर आपका 9 हो रहा है। जैसे 39 में से 30 गया 9, 52 में से 43 गया 9, हर बार 9 आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में इसका एलसीएम निकाल कर और समान अंतर को घटा देते हैं, जो संख्या हमारी हो जाती है ना, संख्या बराबर एलसीएम माइनस समान अंतर, वही हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। तो कर लीजिए, कुछ नहीं है, एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 13 13 तिया 39, 13 गुणे 3, 13 तिया 39, 13 चौके 52 हो जाएगा, 4 दे देते हैं, और 4 थे 12 25 60 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। कितना आ गया देख लीजिए, तो -9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 5 चौको 20 23 60, 13 छक 78, 780 में से 9 घटाएंगे ना, तो 771 इज द राइट आंसर। 771 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बात क्लियर हुआ यहाँ पे? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जिससे भाग देना है, भाजक का एलसीएम निकाल करके असमान अंतर को घटा देंगे हम लोग, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एलसीएम माइनस समान अंतर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 3:5
3:8 है। अगर 8 जोड़ देते हैं, देखिए दोनों में 8 बढ़ा रहे हैं, दोनों में 8 जब जोड़ रहे हैं तो ये 2 अनुपात क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। यहाँ दिया हुआ है 8 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जा रहा है। देखिए कभी भी जैसे ये पहले वाला था, पहले वाला और ये बाद वाला, तो दोनों में 8 जोड़े हैं, तो ऐसे तीन इसमें से घटाने पर भी अंतर सेम आना चाहिए था। 8 जब जोड़ रहे हैं, समान जोड़ रहे हैं, तो रेशियो का भी अंतर सेम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो कहीं भी अगर रेशियो सेम करना हो ना, तो एक तरीका आपको बताते हैं, कुछ भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ये 5 में से 2 गया 3, ऊपर वाले को 3 से गुणा कर लीजिए, नीचे को 3 में से 8 में से 3 गया 5 से कर लीजिए। अब देखिए आ जाएगा आपका 3 3 9, 8 3 24, यहाँ आ जा रहा है कितना, तो 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 5 25। अब देखिए 1 1 आ गया है, 1:1। इधर 8 जोड़े थे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया हमारा। तो पूछा क्या है आपसे, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो उन संख्याओं का योगफल मतलब ये देखिए 24 और 9 33 हो जा रहा है। 33 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 33 गुणे 8, 8 3 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 8 3 24 2 26, यानी कि 264। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, आसान क्वेश्चन है। कभी भी अंतर सेम करना हो, इस बात को लिख लीजिएगा, अंतर सेम करना हो, रेशियो में कहीं भी सेम करना हो तो आपस में अंतर से तिरछा गुणा कर लेते हैं। इसके अंतर से ऊपर, इसके अंतर से नीचे कर लेंगे, ठीक। तो ये आ जा रहा है, देखिए अब अंतर सेम आ गया, 1 1 का अंतर आ गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 दिया था, तो दोनों का योग पूछ रहा था, योग का मतलब 33 यूनिट का वैल्यू 264 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो आप बना ही लिए होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में करिएगा तो 12 2 14, 14 दूना 28, यानी 280 आ जा रहा है माइनस का, -280 आ गया, यानी 1/2 गुणे -280 हो जाएगा, यानी कि -140 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 देखिए, एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए हुए 2 टीबी 7200 रुपए प्रत्येक की दर से बेची। यदि उसने एक टीबी सेट पर 10% का हानि हुआ, तो दूसरे टीबी सेट को किस, जैसे बोला है ना एसपी फर्स्ट जो है 7200 है, और SP2 भी क्या है 7200 है। 7200 दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो इसका पहले सीपी निकाल लीजिए आप। सीपी इज इक्वल टू 7200 गुणे कितना हो रहा है, इस पे 10% का हानि हो रहा है। तो देखिए कभी भी अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 10% हानि का मतलब कि 100/90 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। 0 से 0, 9 8 72, यानी 8000 रुपया हो गया, 8000 रुपया हो गया, ठीक। तो अब जो है इस कोई भी इस पे लाभ और हानि नहीं हो रहा है। तो यहाँ जितना जो है ये लाभ लिया है, 10% हानि कमाया है ना। तो देखिए खरीदा था 8000 में और बेचा है कितना में आपका, तो 7200 में, तो यानी कि 800 का हानि कमाया है। तो यहाँ से 800 का लाभ लेना पड़ेगा इसे। तो जब 800 का यहाँ पे लाभ लेगा, यहाँ पे 800 का लाभ लेगा, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी इसमें से घटा दीजिए, तो 12 में से 8 गया 4, 6400 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, 800 का लाभ लिया किस पे, 6400 पे, प्रतिशत के लिए 100 कर लीजिए। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 हटाएंगे 64 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 से कटाएंगे 25, यानी कि 12.1/2% लाभ हो जाएगा, 12.5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, समझ में आया कि नहीं आपको, नहीं आया तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। इस पूरे सौदे में ना इसे न लाभ होगा न हानि हो रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। एक का 7200 रुपए है, SP1 7200, SP2 7200, ठीक है, दोनों 7200 है। इसका क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे आराम से, चूंकि 10% का इसमें हानि हुआ था, तो कभी भी क्रय मूल्य निकाला जाता है तो क्या हो जाएगा, 100/90 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक। तो यहाँ से 8000 रुपये क्रय मूल्य हो गया। तो ये हमें पता चल गया कि 7200 में बेच रहा है, 8000 में खरीदा था, तो यहाँ 800 का नुकसान हुआ है, 800 का हानि हुआ है। तो अब वही 800 हानि इसमें ये लेगा, यानी कि 800 रुपया लाभ में बेचेगा, तब जाकर ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो अगर 7200 रुपये में बेच रहा है 800 रुपये का लाभ लेकर के, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6400। तो क्रय मूल्य 6400 है, 800 का लाभ है, तो हमें पूछा था कि लाभ प्रतिशत निकालना है,
तो 12.5% हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 समझिए। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हूँ और एक निश्चित दूरी 2 घंटा में, यानी कि डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 किलोमीटर हो गया, 10 गुना 20 किलोमीटर। ठीक, यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर लूं तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल हो गया जी, टाइम पूछ रहा है, टाइम कितना लगेगा? तो 20 जाना है और चाल में 5 की वृद्धि कर दिया जाता है। 5 की वृद्धि मतलब 15 हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 5 तेई 15, यानी कि 1 मिनट रुकिए, चाल क्या करना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा था तो इसमें 2 घंटे में तय किया जाता है। तो 10 गुना 20 दूरी हो गया। कह रहे कि यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर लूं तो मैं गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाएगा? पहले की बात की है, कितने समय? तो अब देखिए ये पहले समय कितना ले रहा है ये निकाल लीजिए। इसका समय कितना ले रहा है? तो 4/3 का मतलब 1/1/3, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो 1 घंटा 20 मिनट लगने का मतलब कि कितना देर पहले पहुंच रहा है? पहले 2 घंटा लेता था, यानी कि 40 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 40 मिनट पहले पहुंचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 58 का सी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं इसमें बताइए। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटा में तय कर रहे हैं, यानी कि 20 किलोमीटर उसे जाना है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर। अगर ये चाल अपना 5 बढ़ा दे, यानी कि 10 5 15 की चाल से जाए तो 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। अर्थात पहले 2 घंटा लेता था, अब 1 घंटा 20 मिनट। तो कितने की बचत हो जा रहा है यहाँ पर? तो बचत 40 मिनट का हो जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए 59 देखते हैं। 59 नंबर बोला हुआ है कि किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहिए के अच्छा, एक चक्कर, जैसे ये पहिया है तो ये एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय करेगा अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, अपने रेडियस के परिधि सर्कमफेरेंस के बराबर करेगा। तब एक चक्कर में तय किया गया दूरी जो हो जाएगा 2πr हो जाएगा। 2πr बराबर 44 किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, यानी 44,000 हो जाएगा, और बट्टा 1000 से भाग लगा दीजिए, यानी 2020 खत्म, यानी कि 2 × 22/7 × r बराबर हो जाएगा 44। तो 22 गुना 44 से खत्म हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर मीटर में है। ये क्या है? मीटर में है। तो 7 मीटर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहिए की त्रिज्या पूछ रहा था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 मीटर। बात बताइए, क्लियर समझ में आया कि नहीं आपको? कभी भी अगर कोई पहिया चल रहा है ना, तो एक चक्कर में जो तय करेगा दूरी ना, यहाँ लिख लीजिए, एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। कभी भी कोई पहिया अगर चल रहा है तो एक चक्कर में परिधि के बराबर, तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी ये 44 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि 44,000 मीटर जाने में 1000 बार घूम रहा है। तो एक बार घूमने में 44 मीटर हो गया। तो परिधि इसका 44 हो गया, तो त्रिज्या कितना आ जा रहा है? 7 मीटर आ जा रहा है। त्रिज्या हमारा 7 मीटर आ जा रहा है, और हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर देखिए। ए और बी किसी काम को 30 दिन 40 दिन में, ए जो है 30 दिन में कर रहा है, बी जो है 40 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो गया? इसका एलसीएम ले लीजिए, 120 हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 तेई 12, ये निकाल लिया हम लोग। ठीक, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। कुछ दिन बाद एक काम छोड़, जैसे मान लीजिए कि ये एक साथ शुरू कर रहे हैं, ए प्लस बी, यहाँ पे ए काम छोड़ दिया, तो इधर कौन काम कर रहा है? सिर्फ बी काम कर रहा है। बी ने शेष काम 5 दिन, ये काम कितने दिन किया है? बी 5 दिन काम किया है। ठीक, कह रहा है कि अगर बी ने शेष काम 5 दिन किया, तब क्वेश्चन बोला है आपसे पूरा कर लिया, तो ए कितने दिन बाद छोड़ा? देखिए बहुत सिंपल है,
ये बी जो है 5 दिन जो लास्ट वाला काम किया है ना, तो इसका 5 दिन का काम घटा देते हैं। 3 गुणे 5 यानी कि 15 काम। 15 इसमें से घट गया तो शेष कितना बचा? 105। ये जो 105 है ना, ये दोनों इधर मिल करके हैं, तो दोनों मिलकर a प्लस बी 105 काम करने में 4 3 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 एकम 7 15 7 105 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर 15 दिन एक साथ काम किए हैं। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो ए यहाँ से यहाँ 15 ही दिन में काम कर रहा है, तो ये 15 दिन आंसर हो जाएगा ए का भी काम। ए 15 दिन काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछा रहता कि बी कितना दिन काम किया, तो 15 दिन 5 दिन इधर 20 दिन टोटल काम किया है। ठीक, ये इससे पूछेगा कि ए बी साथ में कितना दिन काम किया, तब भी 15 ही आंसर हो जाएगा। ए अकेला कितने दिन काम किया, तो 15 ही दिन हो जाएगा। ठीक, अब बी जो है ए अकेला नहीं, ए मतलब कितने दिन काम किया है, तो 15 दिन। ए हमेशा बी के साथ ही कर रहा है, ए अकेला यहाँ काम नहीं कर रहा है। बी अकेला इधर किया है 5 दिन, तो वो तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था। 61 कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जा रहा है। देखिए, पैदल गया है जो है 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से जा रहा है। साइकिल से जा रहा है किससे? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब देखिए, ये एलिगेशन लगा देंगे, सबसे आसान तरीका। 4 घंटा में 54 जा रहा है, तो टोटल इसका स्पीड जो हो जाएगा, कुल स्पीड इसका हो जाएगा, तो 54/4 हो जाएगा, यानी कट करके 27/2 आ जाएगा। यहाँ रख दीजिए, 27/2 आ गया। अब एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ से। अब देखिए, 2 से आप गुणा कर लेंगे ना, 2 से गुणा कर देते हैं, चूंकि ये नीचे वाला हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ मिल गया हमें, बीच में 27 मिल गया, यहाँ 27 मिल गया, ये 18 दूना 36 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 12 हो गया। अब एलिगेशन लगाइए, 36 में से 27 गया तो 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 तिरी 27। ठीक, इधर देखिएगा 12 में से 27 गया तो 7 में से 2 गया, 15 हो जा रहा है इधर 15। ठीक, एक कट करके 3 तरीके 9, 3 5 15। ये जो निकलता है टाइम का रेशियो निकलता है, टाइम का रेशियो निकलता है। तो टाइम का रेशियो हमारा हो गया 3:5, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू। इधर टाइम कितना दिया था? 4 घंटा दिया हुआ था, 4 घंटा दिया हुआ है। ठीक, तो ये बोला क्या हमें कि पैदल तय की गई दूरी निकालना है, समय नहीं निकालना है। तो समय निकाल लेते हैं, दूरी आराम से निकल जाएगा। जैसे 8 यूनिट का वैल्यू 4 घंटा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा हो जाएगा, आधा हो जा रहा है। जैसे 8 का 4 तो 3 का 1.5 हो गया। तो इसका मतलब कि पैदल वो 1.5 घंटा चला है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय हो जाएगा। दूरी बराबर 6 गुणे 1.5, 1.5, तो 6 1.5 कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर दूरी ये जा रहा है पैदल, जो कि ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया है कि नहीं? कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन लगा देते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। पैदल का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, साइकिल का चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ओवरऑल चाल निकाल दिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय कर लिए, 27/2 हो जा रहा है। एलिगेशन लगाए, 3:5 हो जा रहा है, ये समय का रेशियो निकाल रहा है। ठीक, 3:5 समय का रेशियो है, यानी कि 8 बराबर 4 घंटा, तो 3 बराबर 1.5 घंटा हो जाएगा। तो 1.5 घंटा ये पैदल जो है चल रहा है, किस चाल से चल रहा है? 6 की चाल से, तो 6 1.5 9 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। आरती और रीता क्या बोला है कि 8 घंटे में नियत गति से किसी काम को 8 घंटे में कर सकती है, और आरती अकेले, मतलब ये दोनों मिल करके 8 घंटे में, दोनों मिल करके 8 घंटे में। आरती अकेले कितने? 10 घंटे में कर सकती है, तो रीता अकेले। सिंपल हो गया जी। टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 40 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, 10 × 40 हो जाएगा। तो रीता का जो क्षमता अकेला हो जाएगा ना, तो 5 में से 4 गया 1, यानी रीता कितने देर में करेगी? तो 40/1, यानी कि 40 घंटा में करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बताइए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 देखिए, 63 कह रहे हैं हमें, कह रहे कि इसका मान क्या होगा, निकालिए, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, सबसे पहला ब्रैकेट हम लोग तोड़ते हैं इसमें।
इस ब्रैकेट को तोड़िए सबसे पहले। 10 दूना 20, 25 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब इस बड़ा ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 5 प्लस 3 का 5, यानी पहले का को तोड़िए, तो क्या करेंगे, तो 5 15 5 20 हो जाएगा। यहाँ तक हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, और देखिए एक बार लिख देते हैं, 68 माइनस 20 भागे 20 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भाग का सिंबल है, तो 20 में 20 से भाग लगा यानी कि ये 1 आ गया, तो 68 में से 1 जाएगा तो 67 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 67 हम लोग का। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें, आसान है ये भी। चलिए 64 नंबर देखते हैं। किसी रेस्टोरेंट में लंच के समय 40% ग्राहक जो है मांसाहारी भोजन करते हैं, 52% ग्राहक शाकाहारी करते हैं और 20% दोनों। जैसे देखिए, ये मांसाहारी हो गए, शाकाहारी हो गए और ये दोनों हो गए। मांसाहारी में कितने हैं, तो 40% है। शाकाहारी में कितने हैं, 52% है। ठीक है, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया, 20% दोनों, ये 20% जो है ना दोनों में है आपका। ठीक, 20% दोनों। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे, तो टोटल मौजूद थे, तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। किसी, अब देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का भोजन न करने वाले, जैसे ये देखिए टोटल 40 है, टोटल मांसाहारी में कितने हैं, 40 है, 20 जो है दोनों है, तो केवल मांसाहारी में आ जाएगा 20 हो जाएगा। 40 में से 20 घटा दिए 20। ये टोटल शाकाहारी वाला 52 है और यहाँ दोनों में 20 है, तो ये केवल शाकाहारी वाला हो जाएगा, 52 में से 20 घटा दीजिए 32 हो जाएगा। यानी कि भोजन करने वाले, ये करने वाले लोग कितने हो गए, करने वाले, भोजन करने वाले कितने हो गए, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 20 20 40 और 30 70 और 2 72% हो गया। तो नहीं करने वाले कितने हो गए, नहीं करने वाले 28% हो जाएंगे। नहीं करने वाले लोग कितने हो गए, 28%। अब निकाल लीजिए, टोटल 125 लोग मौजूद थे जिसमें 28% लोगों ने भोजन नहीं किया, तो 28/100 हो जाएगा। 25 पाँचे 25 चौके 100, 4 से करेंगे 4 7 28, 7 5 35, यानी 35 लोग किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में आपको, बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार और समझते हैं, थोड़ा सा नहीं समझे हैं तो ध्यान दीजिए। कह रहे हैं ना कि 40% ग्राहक मांसाहारी खाते हैं और शाकाहारी जो है 52%, दोनों में 20%। तो केवल मांसाहारी वाला ये पार्ट हो गया, जो कि दोनों में से, टोटल में से घटा देंगे दोनों वाला पार्ट को। केवल शाकाहारी वाला भी टोटल 52 है, 52 में से 20 घटा दिए 32 हो गया। तो ये जो लोग हो गए ना, ये तीनों मिला करके, ये जो तीनों हो गए, तो ये कुछ न कुछ खाने वाले हैं। जो भोजन करने वाले हैं 72%, तो नहीं करने वाले 28%। 100 में से 72 घटा लिए 28, तो इसी का मान पूछ रहा था 28। टोटल लोग कितने हैं 125, तो 125 का 28 जो है 35 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत निकाले। तो सबसे पहले 20-50 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या है, तो एक 23 है, 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, 30 नहीं 31 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 37 हो जाएगा, 38 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 42 43 भी हो जाएगा, 44 45 46 47 हो जाएगा, क्या 47 भी हो जाएगा, नहीं कट रहा है, 48 49 अब नहीं होगा। तो इन्हीं का एवरेज हमें निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें, ये टोटल है, तो एवरेज औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर सब कुछ जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 10 3 13 7 20 1 21 21 और 7 3 10, 21 और 10 कितना हो जाएगा आपका, तो 31, 31 का एक हासिल 3 हो जाएगा, तो 4 4 8 4 3 12, 12 और 3 हासिल है उधर, 3 6, तो 12 6 18, 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 4 25 हो जाएगा। और बट्टा कै गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगा दीजिए, 7 तरीके 21, 22 23 24 25, 4 हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 25 35 हो जाएगा। तो कितना शेष बचा आपका, 6 बचा, 0 हो जाएगा, तो 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचा, 0 बचा, 7 25 35। अब देख लीजिए 35.85, देखिए किसमें 35.857, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें,
65 का ए हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान सा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या तो आपको पता है ना कि अभाज्य किसको बोलते हैं? जो किसी भी संख्या से नहीं कटे, अपने आप से कटे, अपने आप से कटे और एक से कटे, और एक से कटे। विभाजित हो, कटे का मतलब विभाजित। तो अगर ये एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, तो यही क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या हो जाती है। ये अभाज्य प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। तो ये 20 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है टोटल? तो 7 को प्राइम नंबर है। तो सातों को जोड़ करके 7 से भाग लगा दिए, यही एवरेज हो जाएगा। आपको ये बात पता है ना, 1 से लेकर 100 तक में कितनी प्राइम नंबर है? टोटल 25 है। 1 से लेकर 50 तक में कितनी है आपका? तो 15 हो जाएगी। अगर 50 से 100 तक पूछ दे तो 10 हो जाएगा। 1 से लेकर 200 तक पूछ दे तो 46 होता है। ये सब बातें पता रखिएगा, डायरेक्ट आप आंसर मार देंगे। ठीक, चलिए ये अभाज्य संख्या की बात करें, प्राइम नंबर की बात की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से 10%, 15%, 20% की समतुल्य बटा कैसे निकालेंगे? जैसे ये 10% छूट दिया तो 90 में बेचा, 15% छूट दिया 85 में बेचा, 20% छूट दिया 80 में बेचा, और बटा 2 गो 100 दे देंगे। एगो 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो फिर वो कट जाएगा, यानी कि 2 जीरो से आप यहाँ से 2 जीरो कटा दीजिए। अब क्या करिए ना, 4 से अगर कटा भी सकते हैं, 4 से चाहे रहने दीजिए, 4 दूना 8, एक बार कटा देते हैं। जैसे इसको कटाएंगे तो 2 चौके 8 और 2 से 50 हो जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो ये 10 और 5 से 17 हो जाएगा। एक बार कटा दिए तो 17 नवा 153, ठीक है, और गुणे 4 कर लीजिए और बटा 10, यानी कि 4 3 12 कर दो हासिल 1 हो जाएगा। 5 चौको 20, 1 21 कर 1 हासिल 2 हो जाएगा, और 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 61.2% आया है। तो ये आंसर नहीं हो जाता है, बट्टा मतलब छूट होता है, समतुल्य बट्टा। तो जो समतुल्य बट्टा हमारा होगा तो 100 में से इसे घटा लेना होगा, 61.2 घटा लीजिए, यानी कि 38.8% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि हम लोग का देख लीजिए किस में दिया है, 39 तो नहीं होगा ना, 38.8 होगा। 8 2 10, 8 1 9 1 10, हाँ यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कभी भी छूट निकालना होगा, पुश नहीं करना है, 3 गो है एक ही साथ लिख दीजिए। छूट का मतलब कि 100 में से घटाते जाएंगे, तो ये 90 85 80 बट्टा जितना ये रहेगा उससे एक नीचे कम 100 देंगे, कटा लिए तो इसका मान आ जा रहा है 61.2। तो ये छूट नहीं हुआ। छूट कब होगा? जब 100 में से इसे घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखिए। राखी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% की छूट देती है, और इसके बावजूद भी उसे 12% लाभ अर्जित होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं जिसका अंकित मूल्य 2। देखिए कितना सिंपल है कि फिक्स प्राइस पर न, फिक्स प्राइस पर छूट बराबर सीपी पर लाभ या हानि, लाभ या हानि। ये इन दोनों के बाद का जो मूल्य होता है ना, ये दोनों आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये भी एसपी हो जाता है और ये भी एसपी हो जाता है, दोनों विक्रय मूल्य का मान हो जाता है। जैसे फिक्स प्राइस पर अगर दुकानदार छूट दे रहा है तो छूट देने के बाद का जो मूल्य होगा ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ हानि कमाएगा तो वो भी विक्रय मूल्य। तो देखिए इसमें आराम से रख लेंगे। फिक्स प्राइस हमें दिया हुआ है, क्या अंकित मूल्य 280 दिया हुआ है, कितने छूट दे रहा है इस पे? 30% का छूट देने का मतलब कि 70 हो जाएगा। क्रय मूल्य पता नहीं है, सीपी ही निकालना है, और क्रय मूल्य पर 12% का लाभ हो रहा है तो इधर 112 हो जाएगा। देखिए अब कटा लीजिए, 7 एकम 7, 7 से कटेगा 16 बार में, 16 साते 112 हो जाएगा। ठीक, अब 16 से कटा लीजिए, 7 एकम 7, 7 छक 42, 16 से कटेगा तो 16 एकम 16, 17 18, यानी कितना बच गया आपका? 112 हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 16 एकम 16, 17 18, ये 0 हो जा रहा है। ठीक, देखिए तो कटने में दिक्कत कर रहा है क्या? 112 ही ना है, 12% लाभ हो रहा है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छक 42, 4 से ही कटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौको 16, 4 सते 28, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 35 हो जाएगा, यानी कि 35 पाँचे 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 12, 125 हो जाएगा।
35 5 गलत गुणा किए हैं, 5 पचे 25, 5 3 15, 2 17, यानी 175 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कभी भी इस तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिक्स प्राइस, क्रय मूल्य और लाभ छूट, ये सब में रिलेशन होता है डायरेक्ट, ये वाला ध्यान रखिएगा कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ हानि। इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जो रेशियो पूछेगा इन दोनों के बीच तब भी बन जाएगा। कभी भी फिक्स प्राइस क्रय मूल्य का ये संबंध होता है। तो फिक्स प्राइस 280 है, छूट दिया है 30 का, तो 70 हो जाएगा। क्रय मूल्य पता नहीं है, 12% लाभ कमा रहा है, तो 112 कटा करके निकाल ली। सीपी हमारा कितना आ जा रहा है, 175 आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। देखिए, 100 रुपए की धनराशि पर निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में इतना रुपए हो जा रही है 7, यानी कि 7 वर्ष में कितनी हुई है, जरा देखिएगा। तो 12 7 2 7 हुई है, और 3 साल में कितनी हो गई है, 3 साल में तो 10 4 8 3 हो गई है। ठीक, ये दोनों है अमाउंट। कभी भी अगर हम दो अमाउंट को घटाते हैं, ये दोनों अमाउंट दिया हुआ है कि 7 साल में इतने रुपए, तो दो अमाउंट को घटाते हैं ना, तो 7 में से 3 गया 4, 4 साल का एसआई हमेशा मिलेगा। दो मिश्रधनों को घटाएंगे तो हमेशा एसआई मिलता है, चूंकि प्रिंसिपल कट जाता है। तो कितना आ गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया, तो उसके बाद से 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, तो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। ठीक, तो 1 साल का निकाल लीजिए, 4 से इसको कटा लेते हैं, 4 5 20, 4 6 24, 4 एकम 4, यानी कि 1 ईयर का एसआई हमारा हो गया कितना, 561। तो इसमें से किसी भी साल का, या तो 7 साल का या 3 साल का, तो 3 साल का ही निकाल लीजिए। 3 साल का कितना हो गया, 3 ईयर का एसआई कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3, 36 18 18 1, 5 3 15 1 16। और अमाउंट में से कभी भी अगर हम एसआई घटाते हैं तो हमें पी मिल जाता है, जो कि पूछा हुआ है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, 3 3 0 हो गया, 8 8 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 14, 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, और बचा यहाँ कितना 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 8800 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए। 7 साल का 3 साल का, कभी भी मिश्रधन को घटाते हैं तो जितना साल बचेगा उसका ब्याज मिलेगा। तो 4 साल का ब्याज मिला था, तो 1 साल में कन्वर्ट कर लिए थे, फिर इसको हमें 3 साल में कन्वर्ट करना था, क्योंकि 3 साल का ब्याज अगर निकल जाएगा ना, तो आप मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए 69 नंबर, ये भी ब्याज का है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर 6,25,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से इतने रुपए हो जाती है। इसका मतलब ये तो समय हमें पूछा हुआ है, तो ए का मान कितना है, 8 3 1 8 83 18 75। अब बटा पी कर लेते हैं, पी कितना है हमारा, तो 62 और 5,000 यहाँ दिया हुआ है, बराबर 1 प्लस आर, आर 10% है, तो 10/100 के पावर n। यहाँ से आपका समय निकल जाएगा, ये पढ़े हैं ना कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 का पावर n टाइम हो जाएगा। ये p से इधर भाग लग जाएगा, तो p से भाग लगा देंगे। अब कटा दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। जैसे ये कटेगा ना, तो यहाँ आ गया हम लोग का 11/10 के पावर n, तो ये भी 11/10 में जरूर कटेगा, एकदम कटेगा, तभी जाके आंसर आपका पूर्णांक में नहीं आएगा। तो 11 से कटने का मतलब, सबसे पहले तो इसको 25 से कटा देते हैं, तो 25 25 से 625 हो जाएगा। ये भी 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 75 25 3 75 हो जाएगा। और देखिए तो कटा करके कितना आ रहा है, जैसे 8 3 1 8 7 5, 25 से कटा लीजिए, तो 25 3 75 हो जाएगा, 76 77 78 79, अच्छा 25 3 75, यानी 5 3 8, फिर 8 1 बच रहा है, तो फिर 25 3 75 हो जाएगा, 75, तो अब की बार 6 बचेगा और 8 बचेगा। ठीक, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। तो अब 8 बचा और 1 बचा, यानी कि 18, और उसके बाद 7 उतर जाएगा, तो 25 8 200 ज्यादा हो जाएगा, 25 7 कितना हो जाएगा 175, तो 7 में से 5 गया 2,
और यहाँ 1 बच गया, फिर 5 बचा, 25 5 125, यानी ये आ जा रहा है हम लोग का 3 3 2 7 1 आ जा रहा है। ठीक, 2 7 5 आ जा रहा है, 2 7 5 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो अब फिर अब देखिए फिर 25 से कट जा रहा है, तो ये 1000 आ जाएगा। अब यहाँ 1000 आने का मतलब ही आंसर 3 साल होगा, पूरा निकालने का जरूरत ही नहीं है, 3 ही साल आएगा। अब इसको ही देखिए कटा लीजिएगा, तो 25 एकम 25, 25 तिहाई 75, 76 77 78 79 80, नहीं 1 मिनट हो जाए, 25 एकम 25 हुआ ना, 25 एकम 25, तो 5 3 8 और 2 बच रहा है, तो फिर 25 तिहाई 75, 7 हो चला जाएगा, तो फिर 25 तिहाई 75, 25 एकम 25, यानी 1331 आ गया। तो ये 11/10 के पावर 3 नहीं हो गया, इधर हो गया 11/10 के पावर n, तो ये कट जाएगा और n का मान कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा, पहले ही निकाल चुके हैं। जहां अगर क्यूब में आ गया, कट करके अगर ये क्यूब दे रहा है, 1331 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, नीचे वाला ही देख लेंगे कि ये इधर 10 आया है, इधर 10 का क्यूब आया है, इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबसे आसान हम लोग इसको फॉर्मूला से ही बना लेंगे। ठीक, बस कटाने में आपको जितना देर लगे, वो भी कटाते वक्त अगर जहां क्यूब दिखाई दे दिया तुरंत 3 साल चले जाएंगे, स्क्वायर दिखाई देगा 2 साल चले जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए, 48 रुपए में 12 के भाव से खिलौना खरीदा है, यानी कि सीपी हो गया 48/12, एसपी कितना हो जा रहा है, तो 48/8 हो जा रहा है। ये देखिए तो 12, ये 48 है ना, 48 सॉरी, तो 12 चौके 48, यानी सीपी 4 यूनिट हो गया, 8 छके 48, क्रय मूल्य 6 यूनिट हो गया, लाभ नहीं एसपी 6 हो गया, तो लाभ 2 का हो रहा है, किस पर, 4 पर, प्रतिशत के लिए 100 कर लीजिए, तो 4 से कटाइएगा तो 25, 25 दूना 50, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाभ या हानि कर रहा है तो 50% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है इसमें, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, कभी भी रुपया ऊपर रहता है, वस्तु नीचे रहता है, जैसे 48 रुपए में 12 वस्तु, तो एक वस्तु का सीपी हो जाएगा 4 यूनिट हो गया हमारा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 48 में 8 यानी कि 6 हो जाएगा, तो लाभ हो रहा है इसे 2 का, किस पर, 4 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए 50%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखें, रामू ने एक बैंक में 2000 रुपए की राशि 5 वर्ष के लिए जमा करता है, उसे चुकाने के लिए बैंक इतने रुपए का भुगतान करती है। तो देखिए ब्याज जो दिया हुआ है ना, ब्याज दे दे, चुकाने के लिए इतना कर रहे हैं ना, तो यहाँ से ब्याज पहले निकाल लीजिए, यानी ब्याज 5000 ले रहा है, तो ब्याज बराबर मूलधन जो है हमारा 20,000 है, मूलधन गुणे समय 5 साल है, रेट पता नहीं है, और बट्टा 100 हो जाता है। तो ये देखिए तो 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20, 4 पच्चे 20 पच्चे 100 हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5%। पी आर टी बटा 100, एस आई बराबर पी आर टी बट्टा 100, आराम से रख के बना लिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दो बात आपको बता रहे हैं, चूंकि आप कंफ्यूजन में रहिएगा हमेशा, क्या, जैसे यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज का दर लिया हुआ है, एसआई का, एसआई के रेट से जमा किया है, तो फिर हम लोग अपने मन से एसआई कैसे यूज कर लिए, ये बात यहाँ जानना जरूरी है। तो देखिए कभी भी अगर ये टर्म लगा रहेगा ना कि वार्षिक, वार्षिक लगा रहे, वार्षिक या छमाही, छमाही लगा रहे, या त्रैमासिक या तिमाही लगा रहे, ये सब वर्ड आ जाएगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा ये सीआई वाले टर्म में आता है। ये किस टर्म में आता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले टर्म में आता है। अगर ये शब्द नहीं लगा रहेगा, सिंपल ऐसे बोलेगा कि ब्याज इतना रुपए मिल रहा है, तब आप समझ जाइएगा कि क्या होगा, कि एसआई होगा। नहीं तो जहां भी अगर सीआई रहेगा तो या तो सीआई के दर से लिखा रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, या फिर ये वाला टर्म यूज किया रहेगा कि वार्षिक, छमाही, तिमाही, ये यूज किया रहेगा, तो नहीं भी लिखेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज होना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्याज में ब्याज जब लगने लगता है तो उसी को वार्षिक, छमाही, तिमाही बोला जाता है। और जब ये वर्ड नहीं यूज करेगा तो हमारा एसआई वाला टर्म हो जाएगा, जिसमें इसमें कहीं भी वार्षिक, त्रैमासिक वगैरह नहीं यूज किया है। तो वार्षिक ब्याज की दर लास्ट में पूछा है कि वार्षिक दर निकालें, बट इधर नहीं यूज किया है कि वार्षिक दर से, मतलब कि वार्षिक रूप से या छमाही रूप से या तिमाही रूप से किया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 72 नंबर।
कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। अब देखिए एक बात बताइए, कभी भी अगर 8 साल पहले 19 वर्ष थी तो अभी पूछेगा तो 19 में 8 जोड़ दीजिए, यानी कि 27 वर्ष अभी हो जाएगा। जैसे आपको एवरेज में एक बात पता होगा कि औसत में अगर मान लीजिए कि ये अभी किसी का वर्तमान मतलब कि अगर एवरेज 5 है, प्रत्येक संख्या में 2-2 जोड़ेंगे तो एवरेज 7 हो जाएगा डायरेक्ट। प्रत्येक संख्या में 2-2 घटाएंगे तो एवरेज 3 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2-2 से गुणा करेंगे तो एवरेज 10 हो जाएगा। यानी कि जो काम प्रत्येक संख्या में किया जाता है वो डायरेक्ट एवरेज में कर लीजिएगा ना तो नया एवरेज मिल जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है कि अगर 19 वर्ष औसत थी 4 सदस्य का कब 8 साल पहले, तो सब में 8-8 जोड़ना है, यानी कि डायरेक्ट इसमें 8 जोड़ लेंगे ना तो वर्तमान में उसका औसत क्या हो जाएगा 27 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान का योग निकाल लेते हैं, वर्तमान का योग, वर्तमान में योग निकाल लीजिए तो योग बराबर हो जाएगा 27 गुणे कितने आदमी है 4 आदमी है तो 4 से गुणा कर लीजिए 108 वर्ष हो जाएगा। ठीक, वर्तमान में वो चारों आदमी, इसमें 4 लोग हैं तो चारों का योग कितना हो गया 108। अब कह रहा है कि इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक थी। यानी कि जब बच्ची भी जन्म इसमें आ जा रही है बच्ची, तब 5 सदस्य का योग कितना हो जा रहा है योग। तो पहले जैसे यहाँ जो जो था ना, यहाँ पे कितना था एवरेज 19 था ना, 19 वर्ष था। तो अब इस 8 वर्ष पहले वाले से 4 वर्ष अधिक हो जाता है, यानी कि 19 में 4 जोड़ेंगे ना तो 23 हो जा रहा है। अब इसमें कितने आदमी है 5 आदमी है तो 5 थे 15, 5 हाथ से ले 5 9 10 1 11, यानी कि अब 115 हो जा रहा है। तो बच्ची का उम्र कितना हो जाएगा तो घटा दीजिए, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 7 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से एक बार समझिए जरा सा। ये तो वर्तमान में एवरेज 19 8 27 कैसे हो गया, तो चूंकि 8 साल पहले की बात कर रहा था कि 19 था तो अभी 19 8 27 हो जाएगा। तो इसमें 4 आदमी का योग कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। जब बच्ची आ रही है तब ये बोला है कि एवरेज 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो जाता है, यानी 19 जो था ना इसमें 4 बढ़ जा रहा है तो 19 4 23 हो जा रहा है। कितने आदमी है 5 आदमी, गुणा कर लिए 115। अब इसमें से घटा दीजिए, बच्ची का उम्र निकल जाएगा कितना 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर, 73 कह रहा है, देखिएगा जरा सा कि 3/5 भाग को 16% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में देखिए कितना सिंपल है। 3/5 भाग तो शेष बच गया कितना 2/5 भाग, 2/5 भाग, टोटल कितना हो गया 1। अब इसको सीधा अगर 5 से गुणा कर देते हैं ना तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये टोटल 5 हो जाएगा, टोटल 5। इसको किस पे बेच रहा है तो 16% लाभ, मतलब कि 16 से गुणा कर लीजिए। इसे क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो 0 से, अगर लाभ पे बेचेगा तो पॉजिटिव में रहेगा, हानि पे बेचेगा निगेटिव में, क्रय मूल्य बेचेगा तो 0 में। और ओवरऑल इसे क्या हुआ पता नहीं है, x मान लीजिए। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यानी कि 16 किया 48 बराबर 5x हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 48/5, तो 5 9 45, 9.3/5% का लाभ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 9.3/5%, 9 बचे 45, 3 45, ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ है। तो अगर ये 3/3, 5 में से 3 भाग यहाँ ले लिए तो ये शेष बचेगा कितना 2 भाग, और टोटल कितना हो गया 5 हो गया। ये करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक, 3/5 का मतलब कि 5 में से 3 हिस्सा, 5 में से 3 हिस्सा यहाँ ले लिए तो यहाँ कितना बच गया 2 हिस्सा, और ये टोटल 5। इसको लाभ में बेचेगा, लाभ में जब भी ऐसा बेचे तो पॉजिटिव मिलेंगे, हानि में अगर बेचे तो निगेटिव में लिया जाता है। अगर सीपी पे बेचे, सीपी पे बेचेंगे तो 0 से गुणा कर लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक, तो ये 16 या 48 बराबर, ये तो 0 खत्म हो गया, यानी कि 5x बराबर 48। तो x का मान ये अगर पॉजिटिव आएगा तो लाभ होगा, निगेटिव आएगा तो हानि होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसका और इसका दोनों का HCF का मतलब होता है ना कि HCF x-3 है, तो HCF से ये x² माइनस 5x प्लस 6, ये हो जा रहा है x² प्लस mx प्लस 12। इनका ये HCF का मतलब कि ये भी इससे विभाज्य होगा और ये भी विभाज्य होगा, तभी जाके HCF हो सकता है।
तो अगर जो दूसरा वाला, पहले वाला से हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, ये अगर x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0 किए तो x बराबर 3 जो होगा इसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि 0 के बराबर कर देगा, तो रख दीजिए इसमें x बराबर 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9 प्लस 3m 9 प्लस 3m 9 प्लस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए 3m बराबर 12 9 21 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा, 3 7 21, यानी कि m इज इक्वल टू -7 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं बताइए? समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर जैसे मान लीजिए कि ये 12 है और 16 है तो इसका HCF 4 है, HCF क्या है 4, तो इस 4 से ई भी कटेगा, ई भी कटेगा। HCF से हमेशा संख्या पूर्णतः विभाजित होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि HCF से संख्या विभाजित ना हो। तो ये अगर HCF था तो ये भी कटेगा इससे और ये भी कटेगा। जब HCF से ये कटेगा अर्थात x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 इसमें रखेंगे तो इसे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से x का m का मान जो है -7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए, 3 संख्या का अनुपात 2:3:5 है, इनके घनों का योग, घन मतलब क्यूब, जैसे x मान लीजिए तो x मानेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 125x क्यूब हो जाएगा। जोड़ लीजिए सबको, कितना आ जा रहा है, तो 7 5 12 8 20 कर 0 8 से 2 हो जाएगा, 2 2 4 8 4 12 13 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 240x क्यूब इज इक्वल टू 34560 आ जा रहा है। 0 से 0 खत्म, 8 से कटाइए ना, 8 तरीके 24, ये 8 से कटेगा तो 8 चौके 32 33 34 हो जाएगा, 8 तरीके 24 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा फिर से, 3 एकम 3 3 चौके 12 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू 144 हो जाएगा, एक्स क्यू इज इक्वल टू 144। क्या कुछ गड़बड़ कटा रहे हैं क्या? 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, कुछ गड़बड़ कटाने लग रहा है। देखिएगा यहाँ पे गुणा सही है ना, कह रहा है कि उनके घनों का योग, घनों का योग, तीनों संख्याओं घनों का योग, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27x क्यूब, 5 का 125x क्यूब, तो 5 7 5 12 और 8 कितना हो जाएगा 12 8 20 कर 0 हासिल 2 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 2 2 4 2 6 हो जाएगा। हासिल कहाँ से जाती है, एक ही था, 160 आ रहा है यहाँ पे। 160x क्यूब बराबर 34 56 0, 0 से 0 खत्म कर लीजिए, 16 से कटा लीजिए, 16 दूना 32 33 34, फिर 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 एकम 16 और 5 और 9 16 छके 96 हो जाएगा, 216 आ रहा है, यानी x का मान 6 हो जाएगा, 6 छके 36 छके 216। तो क्या पूछा है आपसे, दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या मतलब 3x, तो 36 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? ये आसान सा क्वेश्चन था, ठीक, बस हम लोग जोड़ने में यहाँ गलत कर दिए थे। ठीक, तो 25 क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से किए, टोटल इसमें 25 क्वेश्चन था। सेट नंबर 16 हम लोग का समाप्त हुआ। तो चलिए अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 17 के साथ। सेट 17 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर चैनल पे आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो आपको अगर डलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो सेट नंबर 17 के साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक, तो बाय, टेक केयर।